एक अकेली औरत है जिनका स्पाउस हैज़ डाइड और बच्चे नहीं हैं, वो अपना ख्याल नहीं रख सकती। अगर हमने ओल्ड एज होम नहीं भेजना, कई दफ़ा लोग कहते हैं ये तो अपनी दवाइयाँ नहीं लेते, इनकी गलती है। व्हाट इफ़ दे हैव डिमेंशिया और उनको याद नहीं रहता? आप जब पेशेंट को सिर्फ एज अ पेशेंट नहीं देख रहे, आप उनसे पूछते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड यूड बी सरप्राइज, लाइक समटाइम्स कोई कहेगा कि ओ मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करा दूँ। जेरिएट्रिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं? अपनी नानी दादी या नाना को ऐसे ही ऑब्जर्व करना हो, देखना हो कि भाई ये डिप्रेस तो नहीं है, तो मैं उनसे कौन से 3 से 4 सवाल पहले खुद पूछ सकती हूँ। बहुत लंबा कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट होती है। यंग एडल्ट का सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। बूढ़े इंसान के लिए हो सकता है कि उनको कहीं ना जाना इज़ वन ऑफ अ साइन एक्चुअली, कि आपका किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता। हमें होता है कि यार जिनसे हम प्यार करते हैं बस उनके साथ हम अर्न करें और जिनसे हम प्यार करते हैं उन पे इन्वेस्ट करें। अब जब हमारा पे बैक करने का टाइम है, हम वहाँ पे नहीं होते, तो ये चीज़ उनको बीमार नहीं करेगी। बिकॉज येस दे नीड यू, बट आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की। क्योंकि कई दफ़ा पेरेंट्स हमारे बुजुर्गों के लिए स्लीप रूटीन क्या होनी चाहिए? कि उनको कोई ज़ैनेक्स मत दीजिए। टेक्निकली एंग्जाइटी की मेडिकेशंस हैं बट दे आर वेरी एडिक्टिव और बूढ़े लोगों के लिए बहुत। न्यूट्रिशन में क्या सजेस्ट करेंगे आप कि बुजुर्गों की कोई एक ख़ास डाइट होनी चाहिए? मील्स जो हैं आइसोलेशन में नहीं होने चाहिए। इट शुड बी अ सोशल इवेंट। जितने भी हमारे घर में बुजुर्ग हैं, तन्हाई उनको किस तरह बीमार करती है? लोनलीनेस थोड़ा डिफरेंट है। उसमें आप खुद अपने आप को परसीव करते हैं कि उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे असर होता है। आपका स्ट्रोक का जो रिस्क है वो 30% इंक्रीज़ हो जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम हेल्थ के उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारे घर के बुजुर्ग। हमारे घर के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जैसे जैसे ओल्ड एज में जा रहे होते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बीमार कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी रीज़न बनती है तन्हाई, जिसकी वजह से उन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और डायमेंशिया जैसी स्वेयर बीमारियां हो सकती हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर बतूल ज़हरा, जो कि यूएस ट्रेंड एक्सपर्ट हैं जेरिएट्रिक मेडिसिन में, उनसे ये जानते हैं कि हम ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो उनकी लॉनलीनेस ख़त्म होगी, और जैसे ही लॉनलीनेस ख़त्म होगी तो वो बीमारियों से बच जाएंगे। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें और हो सके तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि आपकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ क्वालिटी बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर बतूल ज़हरा, ऑल द वे फ्रॉम यूएस। हमारे साथ आज हमारे सेट पे मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बुज़ुर्गों पे बात करेंगे। हमारे हर घर में दादी, दादा, नानी, नाना ये लोग अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम इनकी केयर पे बहुत कम बात करते हैं। जैसे कि आपकी डिग्री जो है वो जेरिएट्रिक स्टडीज़ है, तो मैं चाहती हूँ कि हम उनकी तन्हाई पे बात करें, लॉनलीनेस पे बात करें कि जब वो अकेले टाइम स्पेंड करते हैं तो उनकी हेल्थ को कितना इफ़ेक्ट करती है, और लॉनलीनेस उनको किस तरह बीमार करती है। जितने भी हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, तन्हाई उनको किस तरह बीमार करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इकरा, आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे। इट्स एन ऑनर। आई फील लाइक आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक चूज़ किया है जो कि कोर ऑफ जेरिएट्रिक्स में जाता है, कि लोनलीनेस, मतलब व्हाट इज़ लोनलीनेस एंड ये हमारी हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करती है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली तन्हाई जो है वैसे तो हर एज में आपको अफेक्ट कर सकती है। जो हमारे यंगर एडल्ट्स हैं, वी सी के दे आर एट रिस्क। वो भी कई दफ़ा इवन तो वो भीड़ में भी तन्हा होते हैं, और यही हिसाब कई दफ़ा आपके बुज़ुर्गान का भी यही होता है कि कई दफ़ा वो फैमिली मेम्बर्स भी होंगे पास, बट वो लोनली फील कर रहे हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ है कि बच्चों के होने के बावजूद या उनके छोटे नवासे नवासी भी साथ हैं, फिर भी कोई बुज़ुर्ग अकेला फ़ील कर रहा है, और उसके फिर हम क्या आपकी सेहत पे क्या अफ़ेक्ट होंगे, तो उनको फिगर आउट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आई वुड से कि लोनलीनेस के 2 चीज़ें हैं, एक सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस।
सोशल आइसोलेशन ऐसे है कि वो वेस्ट में ज़्यादा है कि जो लोग जिनके पास फैमिली नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप आइसोलेटेड हैं। अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी है, आप कहीं जा नहीं सकते, तो आप आइसोलेटेड है। लोनलीनेस थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आप खुद अपने आप को परसीव करते हैं कि अगर आप अकेला महसूस करते हैं और उसकी उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका स्ट्रोक का जो रिस्क है वो 30% इंक्रीज़ हो जाता है कि आपको दिल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 29% उसका रिस्क इंक्रीज़ होता है। और डिमेंशिया जैसी बीमारी जो है वो 58% आपका रिस्क इंक्रीज़ होता है लोनलीनेस की वजह से। यानी अगर आप अकेले हैं तो आपकी यादाश्त बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, डिमेंशिया आपको हो सकता है। बिल्कुल। और जो खुदा ना खास्ता अगर किसी को अल्जाइमर्स डिज़ीज़ या डिमेंशिया हो, तो उसके बाद केयर गिवर बर्डन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लाइक एंड दिस इज़ अ प्रिवेंटेबल थिंग, मतलब आप लोनलीनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। आप स्ट्रक्चर इस तरह का बना सकते हैं कि आप उसको प्रिवेंट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि टू आइडेंटिफाई इट एज अ फिजिशियन वी नीड टू, हम चाहते हैं कि अवेयरनेस हो, एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट डज दैट थिंग कि हम उसकी अवेयरनेस पॉपुलेशन में इंक्रीज़ कर रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द देखें कि जो आपके बड़े हैं वो अकेला तो नहीं महसूस करते। और एक सिंपल सा सवाल हो सकता है, आप किसी से पूछ सकते हैं कि आप अपनी टाइम को, आप कुछ लोग सॉलिट्यूड होता है जिसमें आप इंजॉय करते हैं अकेला रहना, पर कुछ लोग नहीं इंजॉय करते, तो उसको फिगर आउट करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्ड किया। इसी के साथ मैं आपसे अगला सवाल ये करती हूँ कि हम ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते हैं। हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो यंगस्टर्स हैं, हमें कमाना है, हमें बाहर निकला है, हमें हमें बहुत सारी और एक्टिविटीज़ करनी है, जिसमें हम कहीं ना कहीं ये नहीं सोच सकते या ये नहीं सोच पा रहे होते कि यार हमारी मदर अकेली हैं, हमारे फादर पीछे अकेले हैं, वो घर पे बैठे पूरा दिन हमारा इंतज़ार करते हैं और रात में आके हम अपने फ़ोन्स पे लग जाते हैं। हम अपने फ़ोन पे इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि वो हमसे बात भी कर रहे होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता वो हमें क्या कह रहे हैं। हम बस जी, अच्छा, ओके, ये रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे मदर के आगे पेरेंट्स हैं या फादर के पेरेंट्स हैं, नानी नाना दादी दादा, तो उनके साथ तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम टाइम स्पेंड कर सकें। तो इन दोनों को हम किस तरह लेके चल सकते हैं, किस तरह हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं ताकि हम उन्हें उनकी ओल्ड एज में भी यंग रख सकें। यंग इन सेंस कि वो बात कर सकें, वो मेंटली सिक ना हो, वो इमोशनली सिक ना हो, वो हमसे एक्सप्रेसिव हो सकें, हमसे बात कर सकें। बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया है। आई वुड से कि हम लकीली पाकिस्तान में एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ स्टिल प्रेवलेंट, इवन दो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको स्टिग्मेटाइज, अब इवन हमारे सोसाइटी में वी लुक अप टू द वेस्टर्न कल्चर। बट अगर आप वेस्ट में जाके देखें, जो कि आई डिड दैट फॉर ईयर्स, वहाँ सोशल आइसोलेशन बहुत कॉमन है। वहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स, एक जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर हो, पर उसमें भी आपको टाइम स्केड्यूल करना चाहिए है, कंसिस्टेंट टाइम्स होना चाहिए है कि अगर लेट्स से 5 अफराद हैं घर में, तो वो पाँचों के पाँचों कोई ना कोई वक्त दे के आके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ग्रैंड मदर हैं, आपकी नानी हैं, और वो कोई 5-6 दवाइयाँ लेती हैं, तो आप उनकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। जिस तरह एक पौधा है, अगर आप उस पौधे को पानी नहीं देंगे, उसका खाद नहीं डालेंगे, उसका ख़्याल नहीं रखेंगे, तो वो मुरझा जाएगा। और इंसान तो बहुत कॉम्प्लेक्स है एक पौधे से, तो हमें भी नर्चरिंग की ज़रूरत होती है, और बचपन से लेके जवानी में भी और फिर बुढ़ापे में उसी तरह जिस तरह बचपन में ज़रूरत होती है, आपको फिर से उस नर्चरिंग की ज़रूरत होती है। और आई थिंक कि हमारी स्ट्रक्चर फैमिली का इस तरह है कि आप टाइम निकाल सकते हैं और निकालना चाहिए है। बिल्कुल ठीक है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनमें एंग्जाइटी लेवल क्या हो सकता है कि अगर वो लाइक अकेले रहते हैं,
तन्हाई पसंद होते हैं, वो नहीं किसी के नहीं वो बर्दाश्त कर पा रहे होते कि भाई हमारे साथ कोई ज़्यादा देर बैठे। 2 टाइप ऑफ बुज़ुर्ग भी हैं ना, कि एक तो होता है कि वो हल्ला-गुल्ला पसंद करते हैं, वो कहते हैं ऑल टाइम बच्चे कनेक्टेड हों, बच्चे बात कर रहे हों। लेकिन एक ये भी कम्युनिटी होती है जो कहते हैं नहीं हमें शोर से इरिटेशन है, हमारे कमरे में शोर ना हो, मुझे रूम अलग दे दो। तो उनके एंग्ज़ायटी लेवल्स क्या-क्या हो सकते हैं? आई थिंक कि ये डिटरमिन करना चाहिए। एक तो हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है कि आप प्राइमरी केयर डॉक्टर जो हैं उनके पास लेके जाएं। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर के का काम होता है कि वो हर चीज़ को देखे। जो हेल्थ है उसमें आपका मेंटल वेल बीइंग, आपका सोशल वेल बीइंग एंड फिज़िकल हेल्थ, तो ये 3 चीज़ें पूरी हों तो आपका एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है। इट्स नॉट जस्ट डिजीज़ेज़ एंड सिर्फ वो ना हो तो उसको हेल्दी नहीं कहते। यू हैव टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव वो। तो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए एंड वो आप किसी भी डॉक्टर के पास अपने लेके जाएं तो उनको स्क्रीन करना चाहिए कि क्या जो वो अकेला रहना पसंद करते हैं, इज़ इट एक्चुअली समथिंग दे वांट, या फिर वो डिप्रेस्ड हैं। मतलब डिप्रेशन की भी तो इलामत यही होती है कि आप इरिटेबल हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी या बिल्कुल नींद नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें पता करना ज़रूरी है एंड उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना रेगुलरली ज़रूरी है ताकि आप फिगर आउट करें कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। एंड सम पीपल एंजॉय देयर सॉलिट्यूड। मतलब ये वो डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई खुश है अपनी तन्हाई में तो वो एक आप उसको अलाउ कर सकते हैं। बट मोस्ट पीपल आर सोशल बीइंग्स, मतलब हम ह्यूमन सोशल बीइंग्स हैं हम। तो अक्सर लोगों को, और स्पेशली अगर वो लेट्स से पर्सनालिटी चेंज आपको नज़र आता है कि पहले तो बड़ा शुगर लगाते थे, पहले तो सबसे मिलते थे और अब किसी से बात नहीं करना पसंद करते, तो दैट्स अ डिफरेंस। अगर हमेशा से तन्हाई पसंद थे, अभी तन्हाई पसंद है, वो एक फ़र्क बात है। यानी आप कह रही हैं कि जितने भी हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, जितने भी हमारे एल्डर कम्युनिटी है, उनको हमें लेके जाना चाहिए डॉक्टर्स के पास और उनका टेस्ट भी करवाना चाहिए कि भई ये डिप्रेस तो नहीं है, ये कोई एंग्ज़ायटी तो नहीं ले रहे। तो ये इम्पॉर्टेंट कितना है? अगर मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो जो हम नहीं करवाते, तो वो आगे किस-किस बीमारी में इंडल्ज हो सकते हैं? So there's something called geriatric depression scale, GDS कहते हैं, और 2 तरह के स्केल्स होते हैं जिसमें हम डिप्रेशन को चेक करते हैं। डिफरेंट तरह के होते हैं। तो जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के सवाल ही मुख्तलिफ होते हैं। वो एक बहुत लंबा कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट होती है जो ज़रूरी होती है, जिनके सवाल पे आपको पता चलता है कि बूढ़े लोगों को ये मसला तो नहीं है। क्योंकि एक यंग एडल्ट का सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। बूढ़े इंसान के लिए हो सकता है कि उनको कहीं ना जाना इज़ वन ऑफ अ साइन एक्चुअली, कि आपका किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, आप होपलेस हो गए हैं। तो ये सारी डिप्रेशन के इम्कानात हैं। और दूसरा ये है कि डिप्रेशन कैन लीड टू मोर डिजीज़। मतलब आप कई दफ़ा खुदा ना खास्ता लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो दैट्स द ग्रेव थिंग, कॉन्सिक्वेंस दैट कैन हैपन। उसके अलावा आपको स्ट्रेस की वजह से और भी बीमारियां होती हैं। लोनलीनेस की वजह से आपका, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कि आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इंक्रीज़ होता है, आपका स्ट्रोक का रिस्क इंक्रीज़ होता है, आपका डिमेंशिया का रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है। इवन इंटरेस्टिंगली टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज़ होता है। आपने बताया कि जेरिएट्रिक क्वेश्चंस ही डिफरेंट होते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जेरिएट्रिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं कि अगर मैंने घर बैठे अपनी नानी दादी या नाना को ऐसे ही ऑब्जर्व करना हो, देखना हो कि भाई ये डिप्रेस तो नहीं है, तो मैं उनसे कौन से 3 से 4 सवाल पहले खुद पूछ सकती हूँ कि मैं ऑब्जर्व करूँ कि यार नहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे किसी डॉक्टर पे जाना है। तो वो मुझे आप कुछ सवाल बता दें, हमारी ऑडियंस को बता दें, ताकि वो घर बैठे भी अपने बुज़ुर्गों से, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर सकें कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। दैट्स an excellent question. और interestingly, geriatrics is a very new field in Pakistan. अभी we're just introducing it. I feel like लाहौर में मुझे अभी तक से किसी का नहीं पता चला जो जेरियाट्रिशियन हो जो पाकिस्तान में काम कर रहा हो। इनफैक्ट अभी तक से जेरियाट्रिक्स इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ स्पेशलिटी इन पाकिस्तान, एंड आई होप
कि इन द फ्यूचर दैट विल चेंज. इंशाल्लाह. दैट्स वन ऑफ माई गोल्स कि हम लैंडस्केप जेरियाट्रिक्स से चेंज करेंगे. तो देयर आर सर्टन थिंग्स जो हम जेरियाट्रिक्स में देखते हैं. कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट करते हैं जिसमें हम माइंड के ऊपर आप फोकस करते हैं. माइंड में 2-3 चीज़ें, आप फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि बंदा डिप्रेस है कि नहीं, उनको मेमोरी इशू तो नहीं हो रहा. कई दफ़ा लोग कहते हैं ये तो अपनी दवाइयाँ नहीं लेते, इनकी गलती है. व्हाट इफ़ दे हैव डिमेंशिया और उनको याद नहीं रहता. और कई दफ़ा डिमेंशिया के साइंस इतने ऑब्वियस नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल अ लॉट ऑफ टाइम्स ये पेशेंट्स के केसेस हमें कई दफ़ा डिमेंशिया के तब आते हैं कि अगर कोई स्पाउस है उनकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद पता चलता है कि ओह इनको तो डिमेंशिया था. बट बिकॉज वो अपने पार्टनर के साथ थे तो वो पार्टनर के साथ मिलके वो हाइड कर देते थे अपने सिम्टम्स. फिर जब बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपने माँ बाप की, तो फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा इनको तो ये भी नहीं याद रहता, इनको तो ये भी नहीं याद रहता. तो पेइंग अटेंशन टू द मेमोरी. सिंपल एक टेस्ट होता है कॉल्ड मिनी कॉग, जो कि ऑफिस में 2-3 मिनट होते हैं, उसमें आप कर सकते हैं. अगर उसकी स्क्रीनिंग पॉजिटिव हो तो फिर आप प्रॉपर मोका के नाम से एक मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट स्कोर होता है. उससे हमें पता चल जाता है कि आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं कि नहीं, आप किसी लर्निंग इशू तो नहीं है, लैंग्वेज में तो नहीं डेफिसिट्स. तो वी कैन डू अ वेरी गुड जॉब एट आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंशन भी इन चीज़ों की जा सकती है. तो आई थिंक कि हैविंग अ जेरियाट्रिशियन ऑन बोर्ड या फिर एक डॉक्टर के साथ आप साथ साथ लेके चलें तो ये बहुत ज़रूरी है. और पेइंग अटेंशन फॉर एग्जांपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस वाज वन ऑफ द 5 M's दे आर कॉल्ड. फर्स्ट वन बीइंग आपका माइंड, दूसरा मोबिलिटी का मतलब है कि आप क्या क्या चीज़ें चल फिर सकते हैं खुद या नहीं, गिर तो नहीं जाएंगे. बिकॉज बूढ़ों में फियर ऑफ फॉल बहुत होता है. और कई दफ़ा उन्हें इतना डर होता है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना फिरना रुकते जाते हैं और फिर वो व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं. फिर थिंग्स की प्रोग्रेसिवली गेटिंग वर्स उसके बाद. तो दूसरा आपकी मेडिकेशंस, कि कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं ले रहे जो आपको मेमोरी का प्रॉब्लम कर रहे हों. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा पाकिस्तान आके कि मोस्ट ऑफ आवर एडल्ट्स, काफ़ी लोगों को, बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों को एंटीसाइकोटिक्स दी जा रही हैं. विच इज़ एंटीसाइकोटिक्स आप देते हैं कि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो या कोई मेंटल हेल्थ इशू हो तो दी जाएं. आप इतने बूढ़ों को, बल्कि अमेरिका में दे कम विद अ ब्लैक बॉक्स वार्निंग कि अगर आप ये दवाई देंगे तो आपका डेथ के इंसिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा. पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. और लोग उनको कंसिस्टेंटली, कोई डॉक्टर ही मोस्टली प्रिस्क्राइब करता है, पर वो रोकते नहीं हैं ये दवाइयाँ. और उस पे उनका हेल्थ इश्यूज़, उनका मेंटल हेल्थ, और फिर जब वो एक पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो फिर अगेन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आप लोनली होना शुरू हो जाते हो, आप अपने आप को दूर करना शुरू हो जाते हो क्योंकि कोई आपकी मसले को समझता नहीं. आप कहते हो कि अच्छा ये तो समझेंगे नहीं तो फिर मैं क्या समझाऊँ. तो आई थिंक कि छोटी छोटी चीज़ों को देखना समझना इज़ इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल ठीक है. आपने 5 M's कहा था, अभी हम 3 M's एक्सप्लोर कर हाँ जी. चुके हैं. फर्स्ट वन इज़ माइंड, मोबिलिटी एंड मेडिकेशन. एंड देयर अ कपल मोर. हमने माइंड के बारे में बात की, हमने मोबिलिटी के बारे में बात की, हमने मेडिकेशंस के बारे में बात की, एंड there are a couple of more M's that we consider in geriatric medicine to do a comprehensive assessment. तो आप उसमें एक होता है मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं आपकी बीमारियों की लिस्ट लंबी होती जाती है. तो हम जेरियाट्रिक्स में उस मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी को डील करते हैं. जो एक रेगुलर डॉक्टर होता है, दे डोंट हैव द टाइम टू गो थ्रू, लाइक लेट्स से कि पेशेंट आ रहा है, उसको 10 प्रॉब्लम्स हैं, तो एक स्पेशलिस्ट के पास 15 मिनट की अपॉइंटमेंट है. वो 15 मिनट में 10 प्रॉब्लम्स को किस तरह देखेंगे? तो दैट्स गोना बी प्रॉब्लमेटिक ना, कि वो किस तरह. तो जेरियाट्रिशियंस आर एक्सपर्ट्स जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को साथ लेके चलेंगे. ठीक है. एंड द फेवरेट एम, जो कि मेरा फेवरेट एम है, इट्स कॉल्ड व्हाट मैटर्स मोस्ट. तो आई थिंक
कि आप जब पेशेंट को सिर्फ एज अ पेशेंट नहीं देख रहे, आप उनसे पूछते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड यूड बी सरप्राइज कि छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं. लाइक समटाइम्स कोई कहेगा कि ओ मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करा दूँ. ठीक है, उनकी मोटिवेशन टू स्टे अलाइव इज़ कि वो अपनी बेटी की शादी या किसी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो सकती. या फिर वो कहें कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं वेंटिलेटर पे जाऊँ. दैट्स अ बिगर कॉन्वर्सेशन कि उन्होंने किसी को देखा था जो वेंटिलेटर पे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया. तो जो चीज़ पेशेंट को मैटर करती है सबसे ज़्यादा, आप उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें. तो दैट इज़ द फिफ्थ एम, एंड दैट्स माई फेवरेट. कि आप अगर, एंड आई हैव नॉट सीन, मैं पहले इंटरनल मेडिसिन मैंने 3 साल फेलोशिप की, रेजिडेंसी की बिफोर माई जेरियाट्रिक फेलोशिप, तो उसमें हम इस तरह से फिफ्थ एम का नहीं पूछते थे कि आपको क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओह, इट्स सो इम्प्रेसिव. आई मीन, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि हम घर में अपने बड़ों से ये बातें खुद भी कर सकते हैं. मतलब नो डाउट जी. जैसे आप डील करेंगे, जो आपके कंसर्न्स होंगे वहाँ तक तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बुज़ुर्गों से खुद घर बैठ के भी पूछ सकते हैं. और इसी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन में हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनका माइंड कितना एक्टिव है और वो अभी किस लेवल पे है, हेल्थ के किस लेवल पे है. अमेजिंग. अच्छा, होता ये है कि कहा ये जाता है कि जब बुजुर्गी आ रही होती है ना, तो अगर आपके दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ हैं तो वो एक अच्छी लाइफ गुजार लेते हैं. लेकिन मैंने ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं कि पार्टनर्स तो एक दूसरे के साथ होते हैं लेकिन बच्चे नहीं होते. बच्चे सारे, कोई अब्रॉड चला गया, किसी की शादी हो गई, कोई अलग हो गया शादियां करके, तो बाद में वो हस्बैंड और वाइफ बस अकेले रह रहे होते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, इंटरनेशनल तो ये प्रैक्टिस होगी, वहाँ तो ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. पाकिस्तान में हम अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखते हैं, ठीक है. और ऐसे घर हैं जहाँ पे बच्चे सारे मूव कर गए हैं कहीं ना कहीं, अब पीछे वो पार्टनर्स हैं दोनों, और दोनों ओल्ड हाँ हो जी. चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं. तो वो कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो कैसे हेल्दी एम्बियंस को अडॉप्ट कर सकते हैं? Ikra, I must say कि I'm very impressed by your question because I think ये हमारी सोसाइटी का काफ़ी, अब considering कि एक good portion of people are going abroad, and this is something मैं personally भी, I was in America while मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स भी पाकिस्तान में थे, एंड इट्स अ लोनली रोड फॉर बोथ ऑफ देम. लाइक बच्चे भी वहाँ पे इतना आसान नहीं होता उनके लिए भी, चाहे वो लग रहा होगा, बट दे आर ऑल्सो सोशली आइसोलेटेड. उनके पास अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेशंस, उनके ग्रैंड पेरेंट्स. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पीछे लोग रह गए हैं उनके लिए भी लाइफ इज़ नॉट ईजी. जब आप एज कर रहे होते हैं आपकी नीड्स इंक्रीज होती हैं, एंड आई थिंक वन थिंग दैट शुड बी डन इज़ कि आप अपनी लाइफ स्टाइल मत छोड़ें, अपनी ज़िंदगी को मत छोड़ें. इनफैक्ट मैं आज यही डिस्कशन किसी बुज़ुर्ग से कर रही थी, और उन्होंने कहा कि आपको अपनी सोशल कनेक्शंस कंटिन्यू करने चाहिए हैं, एंड होप तो यही होनी चाहिए कि बच्चों को रियलाइज़ करना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को आपकी जब ज़रूरत हो तो आप वापस आ जाएं. आई नो कि इट्स हार्डर सेड देन डन, एंड वी हैव डन इट, एंड हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कभी वापस जाना हो तो कितना मुश्किल हो, बट आई थिंक कि आप रिग्रेट करेंगे अगर आप नहीं करेंगे. तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ जो सुकून मिलता है उनका ख्याल रख के, खिदमत करके, वो आपको किसी चीज़ में उस तरह का सुकून नहीं मिल सकता जो सेटिस्फैक्शन होती है. मीनवाइल जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं, थिंग्स दैट दे कैन डू, कि आप अपना सोशल नेटवर्क रखें. आपके बहन भाई अगर हैं तो उनसे, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, लोगों को अपनी ज़िंदगी में मीनिंग फाइंड करें. कि मे बी इट कैन बी एज सिंपल एज कि आप किसी बच्चे को तालीम दे दें. कोई बच्चा है जिसको नहीं पढ़ना आता, उसको घर पे बुला लें, उर्दू पढ़ा दें, मैथ्स पढ़ा दें, एंड उससे ये है कि आपको उस बच्चे के लिए भी एक मीनिंगफुल चीज़ होगी और आपके लिए भी होगी. तो आई थिंक कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं. फ़िज़िकल एक्टिविटी आप अपनी रखें, आप एक्सरसाइज करें. आप कुछ लोगों के लिए क्लब, जिस तरह यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, मैंने देखा है काफ़ी रिटायर्ड कम्युनिटी आर्मी के बैकग्राउंड से, और वैसे दे गो टू दीज क्लब्स, और वहाँ पे वो गोल्फ खेलते हैं, 60s में हैं, 70s में हैं, एंड इट्स लवली टू सी देम कि वो
आते हैं, अपना एक पूरी रूटीन है, एन्जॉय करते हैं, फिर उसके बाद कुछ चाय पी ली, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट ऑब्वियसली आपकी जो एक महरूमी रह जाती है अपने बच्चों से, जो आपकी नीड है वो कोई और नहीं पूरा कर सकता। तो कम्युनिकेट विद देम, टेल देम कि आई नीड यू, आप कह दें, बाकी उनके ऊपर है। अगर उनके लिए नहीं पॉसिबल हुआ तो वो नहीं आएंगे, पर आई रियली डाउट कई दफ़ा लोग कम्युनिकेट नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक, पेरेंट्स कह सकते हैं जब उन्हें अपने बच्चों का फ्यूचर नज़र आ रहा होता है? वो नहीं कहते, मैंने देखे हैं ऐसे पेरेंट्स, वो नहीं कहते, वो कहते हैं बस हाँ, मेरे बच्चे सेटल्ड हों, वो जहाँ पे भी है लाइफ में खुश रहें, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारा क्या है, हमने तो ज़िंदगी गुजार ली है। मतलब मैंने ये वर्ड सुने, वो ये हाँ, बातें कहते हैं कि हमारा क्या है, हमने ज़िंदगी गुजार ली है, अब वो जहाँ हैं वो खुश रहें। लेकिन हम क्यों नहीं ये रियलाइज़ कर पा रहे होते कि वो बीमार हो रहे हैं पीछे, वो हाँ, अकेला फ़ील कर रहे हैं। एक टाइम जब हम छोटे थे, वो कैसे हमारे साथ कनेक्टेड होते थे, कैसे हमें धूप-छाँव से बचाते थे, हर चीज़ का ख़्याल रखते थे। अब जब उन्हें हमारी ज़रूरत है, हम वहाँ पे नहीं होते। मैं खुद भी नहीं हूँ, मैं खुद भी अपने पेरेंट्स से ओह! दूर हूँ, मैं अपनी मदर से दूर हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें रियलाइज़ होनी चाहिए। हाँ, हमें देखना चाहिए कि भई अभी उनको नीड है हमारी, हमारा उधर होना। एक सवाल है मेरा आपसे, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही होती है जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, हम क्या खरीदते थे पहले खुद के लिए, कितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदते थे, यार ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हो जाती हैं? हमें होता है कि यार जिनसे हम प्यार करते हैं बस उनके साथ हम हुँ, अर्न करें, और जिनसे हम प्यार करते हैं उन पे इन्वेस्ट करें। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल है। बिल्कुल होता है। इसी तरह जब हमारे पेरेंट्स ने अर्न किया, हम पे इन्वेस्ट किया, अब जब हमारा पे बैक करने का टाइम है, हम वहाँ पे नहीं होते, तो ये चीज़ उनको बीमार नहीं करेगी? आई थिंक कि ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बिकॉज़ येस दे नीड यू, बट आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की। क्योंकि कई दफ़ा पेरेंट्स झूठी तसल्लियाँ भी अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, नहीं हम ठीक हैं, सब ठीक है। तो ये एक कम्युनिकेशन की बात है, और बच्चों को भी कहना चाहिए कि कोई भी जॉब या कोई ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ कोई नहीं नहीं है। है। एंड इन अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा आपकी भी कमिटमेंट्स, लेट्स से कि आप कोई जिस तरह हैं, एक कपल हैं, उनका बच्चा बीमार है और उनको किसी नीड है कि किसी हुँ। और मुल्क में रहने, उनकी ट्रीटमेंट वहाँ बेहतर हो सकती है, तो फिर देन यू आर बाउंड। आप अपने बच्चों के और अपने पेरेंट्स के दरमियान में आपको समझ, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स वो। दूसरा, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इश्यूज आर रियल। हुँ। आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जिस साइड पे जा रही थी पिछले कितने सालों से, हमारा एक मुश्किल वक्त चल रहा है, और प्राइसेस हर चीज़ की इंक्रीज़। मैं जब पाकिस्तान वापस आई अमेरिका से, तो मैंने आई वाज शॉक्ड कि जो चीज़ 1000-2000 की थी अब 10,000 की है। तो हुँ। थिंग्स आर बिकमिंग हार्डर, एंड समटाइम्स बच्चों के लिए वो सॉलिट्यूड ये होता है कि हम पैसे वापस भिजवा देंगे। तो आई थिंक कि पेरेंट्स को बता देना चाहिए है, और बच्चों को भी उन्हें वो मौका देना चाहिए कि वो बता सकें। उन्हें कहें कि अगर ज़रूरत हुई तो वील ट्राई आवर बेस्ट, हुँ। एंड दैट्स ऑल वी कैन डू, कि ट्राई आवर बेस्ट। हुँ। उसके बाद जो अल्लाह मियाँ ने किस्मत में लिखा है वो होगा। बट गोल्स अपने पता होना चाहिए, प्रायोरिटीज़ सेट होनी चाहिए। बट कई दफ़ा इंसान को बहुत देर में जाके ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। कई दफ़ा ये चीज़ें हाइंडसाइट में आप सोचते हैं। जब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, जिन्होंने ऐसे वो नहीं वापस आ सके फॉर सम रीज़न, और फिर वो रिग्रेट जो है वो लाइफ लॉन्ग है, यू कैन नॉट गो बैक। तो ये बैलेंस फाइंड करना और अपने आप को समझना, लाइक फ्रॉम अ किड्स पर्सपेक्टिव, एक बच्चे के, बिकॉज मैंने खुद अपने लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। लिविंग अब्रॉड इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी ग्लैमरस, लगता ये है कि लाइफ बहुत अच्छी होगी, सब बहुत अच्छा होगा, बट इट इज़ सोशली आइसोलेटिंग वहाँ पे भी। और देयर इज़ नथिंग लाइक आपकी अम्मी की जो झप्पी है, आपके घर का खाना, आपकी अब्बू का प्यार, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार, आपके मामू मामी, उससे ज़्यादा बेहतर रिलेशनशिप्स हमारे, आई डोंट थिंक कि आप कहीं और रिप्लेस कर सकते हैं। आप ढूंढते रहेंगे उन चीज़ों को। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। आज का सेशन बहुत इमोशनल, बहुत बहुत मज़े का, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हम अपने पेरेंट्स को, उनका ख्याल कैसे रखते हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल कैसे रख सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात की कि अगर तो वो घर पे अकेले हैं तो वो फिज़िकल कनेक्ट हो जाएं, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ढूंढें। इसके अलावा हमें उनकी लाइफ में क्या चेंज लाने की ज़रूरत होती है कि वो बस जितना टाइम है वो अच्छी लाइफ गुजारें,
वो चिड़चिड़े ना हो जाएं, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग जो है ना वो इरिटेट हो जाते हैं। वो आप उन्हें बहुत सीधी सी बात भी समझा रहे हो ना तो वो आपसे आर्ग्यू करते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं। और बच्चे फिर आगे से रिस्पॉन्ड इस तरह का कर देते हैं कि वो हर्ट हो जाते हैं। बच्चे ज़ोर से बोलते हैं, ऊंचा हो जाते हैं, शाउट करते हैं। ऐसा होता है, देखा है हमने कम्युनिटीज़ में। तो वो जो इरिटेशन वाला फैक्टर हमारे बुजुर्गों में आ रहा होता है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आई थिंक कि हमेशा रूट कॉज पे जाना, एज अ डॉक्टर आई थिंक आई ऑलवेज डू दिस, कि आप फिगर आउट करें कि क्यों इरिटेबल हो रहे हैं, क्या उनको कहीं कहीं तकलीफ तो नहीं है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे और वो इरिटेबिलिटी के उसमें आ रहा है। कहीं उनकी कमर में तो नहीं दर्द, कहीं जोड़ों में तो नहीं दर्द, बिकॉज या फिर सिंपल थिंग एज कई दफ़ा इंसान लाइक ओल्डर एज में आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। डिप्रेशन का जिस तरह हमने डिस्कस किया उसका एक सिम्टम इरिटेबिलिटी है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको फिगर आउट, ट्रबल शूट करना पड़ता है और उसको फिर सॉल्व करना पड़ता है। एंड यू वुड सी द डिफरेंस जब आप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नर्चर करेंगे तो बेहतरी आएगी। एंड अदर थिंग दैट आई रेकमेंड, जो मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे नहीं हैं लेट्स से, और इवन बच्चे हों भी, तो फाइंडिंग अ केयर गिवर फॉर योरसेल्फ। हम पाकिस्तान की सोसाइटी में वी आर लकी इन द सेंस कि हमारे पास वर्कफोर्स है। इतने ट्रेंड लोग नहीं हैं पर वर्कफोर्स है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं कि आप किसी को अपने पास रखें और उसके ऊपर आप भी टाइम इन्वेस्ट करें, उस रिलेशनशिप को आप इन्वेस्ट करें, बिकॉज अगर वो आपका ख्याल रख सकते हैं तो आप इस तरह की चीज़ों को करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे नाना थे, उनका एक केयर गिवर था, तो वो हमारे पास आके रहना शुरू किया, उसकी फैमिली हमारे पास थी। तो मेरे नाना उसको अपने फ्री टाइम में उर्दू पढ़ाते थे, तो सो मच सो और अखबार पढ़ाते थे, सो मच सो कि वो गलियों में जाके लोगों से डिबेट करता था पॉलिटिकल, बिकॉज वो पूरा अखबार पढ़ता था। तो फॉर हिम जो केयर गिवर था उसके लिए बहुत अच्छा था। उसके बच्चों की एजुकेशन वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी में नाना ने ख्याल रखा हुआ था। तो आई थिंक कि लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें तो वो फिर आपको पे बैक मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको वहाँ से वो हो, बट गिविंग बैक इज़ इम्पॉर्टेंट। और उससे ये है कि आपकी लोनलीनेस भी बेहतर होगी क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों के साथ। हमारे बुज़ुर्गों के लिए स्लीप रूटीन क्या होनी चाहिए? आई थिंक कि स्लीप बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है जैसे जैसे हम अपनी एंड ऑफ लाइफ के पास पहुंच जाते रहते हैं। स्लीप रूटीन हमेशा एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि सुबह आपने एक ही टाइम पे उठना है। वो टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपने फजर के वक्त उठना है तो आप फजर के वक्त उठें, बट या फिर आपने अगर सुबह 9 बजे उठना है, बट यू हैव टू वेक अप एट द सेम टाइम ऑल योर लाइफ। आप ये नहीं कर सकते कि आप बुढ़ापे में जाके डिसाइड करें कि मैं अब इतने बजे उठा करूँगा। आपको ये जो लाइफ पैटर्न्स और लाइफस्टाइल की चीज़ें होती हैं आपको अपनी 20s और 30s एंड इवन एज अर्ली एज कि बचपन से आप स्ट्रक्चर बनाएं। तो फिर आप अगर अपनी गुड हैबिट्स बनाएंगे तो वो आपको एंड तक लेके चलेंगी। तो आपको कंसिस्टेंटली एक ही टाइम पे सोना चाहिए, आपको एक टाइम पे उठना चाहिए इफ़ पॉसिबल, और आपको फ़ोन और इस तरह की चीज़ें बेड में नहीं यूज़ करनी चाहिए ताकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। और अगर मसला हो रहा हो तो प्लीज़ आई वुड से कि उनको कोई ज़ैनेक्स मत दीजिए। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम अगेन इन पाकिस्तान कि आप उनको बेंजोडाइज़ेपिन के नाम से ड्रग्स होती हैं जो कि टेक्निकली एंग्जाइटी की मेडिकेशंस हैं, बट दे आर वेरी एडिक्टिव और बूढ़े लोगों के लिए बहुत बुरी हैं। उसकी जगह अगर आपने करना है तो आप एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाएं, हेल्दियर स्लीप हाइजीन के ऊपर फोकस करें, एंड दैट विल हेल्प। अगर बहुत ही किसी को मेडिकेशन देनी हो तो देर आर सम मेडिसिन दैट आर माइल्डर, बट आई वुड से कि बेंजोडाइज़ेपिन्स जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बिकॉज उससे वो डिज़ी होंगे, रात को उठ के गिर सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? बेंजोस का एक तो वो एडिक्टिंग है कि आपका दिल चाहेगा कि आप और लेते जाएं। दूसरा, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको डिजीनेस हो सकती है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से, मेमोरी के प्रॉब्लम
कॉग्निशन जो है आपकी, आपको डिमेंशिया हो सकता है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग, कि अगर आपको एक ऐसी दवाई जो अगर आपको पता हो कि आपको मेंटल कैपेसिटी चेंज करती है, तो यू वुड नेवर टेक इट, स्पेशली बूढ़े लोगों में इट्स नॉट एडवाइज्ड। न्यूट्रिशन में क्या सजेस्ट करेंगे आप कि बुज़ुर्गों की कोई एक ख़ास डाइट होनी चाहिए? आई एम गोना एम्फसाइज ऑन टू थिंग्स। एक तो मील्स जो हैं आइसोलेशन में नहीं होने चाहिए, इट शुड बी अ सोशल इवेंट। अकेले बैठ के खाना मत खाएं, अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो उसको साथ बिठा के खिला लें, बिकॉज खाना जो है वो एक कम्युनिटी एक्टिविटी होती है, दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी। दूसरा, आपको डाइट अपनी हेल्दी, लाइक आई सेड, कि आपको लाइफस्टाइल बचपन से शुरू करना पड़ता है, 30s 20s इवन यंगर। तो आप हेल्दियर लाइफस्टाइल जिसमें नट्स हों, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों, और फिर ऑब्वियसली डाइट डिपेंड करता है कि आप क्या टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा आपको डेंचर्स चाहिए होते हैं, कई दफ़ा टीथ इश्यूज़ होते हैं, आपको सॉफ्ट डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दैट सिचुएशन आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई वेट लूज़ कर रहा हो तो गो टू अ डॉक्टर एंड ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम वेट लॉस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ओल्डर एडल्ट्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि हमें अपने बचपन से अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, गुड हैबिट्स की तरफ आएँगे तो ओल्ड एज में हमारे लिए ईज़ी होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा डिफरेंट केस है और वो है भी मेरी मदर का। मेरी मदर शुरू से सुबह अर्ली उठने वाली बंदी हैं और रात में 9-10 बजे तक सो जाती थी। अब आके जैसे वो अपनी 60s में आई हैं, तो वो तो 3-3 4-4 बजे तक नहीं सोती। हम पीछे पड़े होते हैं, मामा सो जाएँ, मामा क्या कह रही हैं, सोना नहीं है? तो वो 3-4 बजे से पहले उनको नींद नहीं आती और सुबह अक्सर वो कभी 7 बजे उठ रही हैं, कभी 10 बजे उठ रही हैं। उनका कोई टाइम, कोई साइकिल फिक्स नहीं है। अब आके पहले ऐसा लाइफ टाइम मैंने कभी मामा को नहीं देखा कि वो लेट सो रही हूँ या वो लेट जाग रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ऐसा भी हो जाता है कि जिसने मतलब एक ही जैसा कंसिस्टेंसी से वो रूटीन फॉलो की हो और 60s में आके वो चेंज हो जाए एकदम से। सो वील हैव टू ट्रबल शूट कि क्या रीज़न क्या हो सकती है, एंड येस दैट हैपन्स, बिकॉज जो पहले ज़माने में लाइफस्टाइल डिफरेंट था, अब हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया। फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ अस टेक आवर फोन्स टू द बेड, या टीवी लगा होता है बेडरूम में। जो ब्लू लाइट है या आपकी टीवी जो है, दैट्स नॉट गुड फॉर यू। आपको रात के वक्त आपको आपकी हार्मोन्स नहीं मिलते, मेलाटोनिन, और आपका रिदम ख़राब हो जाता है। तो उसमें देयर समथिंग कॉल्ड स्लीप हाइजीन, कि आप अगेन एक ही टाइम पे अलार्म लगा के कंसिस्टेंटली सेम टाइम पे उठें। आपने अपने बेड के टाइम पे कोई भी आपने फ़ोन या वो उसको नहीं लेके जाना। अगर आपको आधे घंटे वहाँ बेड में लेटने के बाद नींद ना आए, तो गेट आउट ऑफ द बेड। आप मे बी कहीं वॉक के लिए थोड़ा सा आप लाउंज में फिर लें, गिव इट अनदर ट्राई थोड़ी देर बाद। ऐसा कोई एक्टिविटी ना करें जो आपको एक्साइटेड करती हो, लाइक आप एक्सरसाइज सोने से फ़ौरन पहले मत करें। आप कैफ़ीन 3 बजे के बाद मत लें, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। हम अक्सर चाय के शौकीन होते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं, हाँ चाय जी। ले लेते हैं, बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमें ये चीज़ें हमारे लिए डिफरेंट तरीके से असर करती हैं। लाइक कैफ़ीन, जो लेट्स से क्या एक 20 ईयर ओल्ड कैफ़ीन ले रहा है, वर्सेस जब आप 60s में हैं तो वो आपको मे बी ज़्यादा आपके लिए होगा। तो आप 3 बजे या इवन 12 बजे के बाद सुबह 1 कप की चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली। तो ये चीज़ें आप करें, और फिर भी आप अगर ना समझ आए तो एक डायरी बनाएं कि अच्छा आज ये, एंड देन स्पेशलिस्ट के पास जाएं एंड फिगर आउट कि क्या इशू है। अगर समटाइम्स है मेडिकेशन जो हम माइल्डर होती हैं जो हम दे सकते हैं। डॉक्टर बतूल ज़हरा, आप जैसे जेरिएट्रिक स्टडीज़ में माशाल्लाह आपने डिग्री की हुई है, तो मुझे ये बताएं कि आपके एक्सपीरियंस में आपने ऐसे कौन से केसेस डील किए जिस पे आपको लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़े का था, मुझे शेयर करना चाहिए ऑडियंस के साथ? जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो मैंने होम बेस्ड प्राइमरी केयर का एक कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया यहाँ पे, कि समटाइम्स मैं अपनी टीम के साथ जाके पेशेंट को उनके घर पे आई वुड सी देम। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग मिले। आप जब किसी के घर जाते हैं पेशेंट एज अ फिजिशियन, तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोट करते हैं कि अच्छा वो चलते किस तरह हैं, फिरते किस तरह हैं, कहाँ बैठते हैं। तो एक पेशेंट मेरे पास आए और वो बड़े आइसोलेशन में थे। तो उनकी फैमिली इसी तरह जैसा हम बात कर रही थी बाहर थी, एंड उसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही थी। जब मैंने उनकी दवाइयों की लिस्ट देखी तो कोई 20
दवाइयाँ थी डिफरेंट, विटामिन्स, ये वो, और वो सब ले रहे थे। और उसी में एक दवाई जो सेरोक्विल के नाम से, जो कि एंटीसाइकोटिक होती है, जो मैं आई डोंट लाइक दैट फॉर माय ओल्डर पेशेंट्स, तो वो दवाई थी। तो हमने वो दवाई बंद की उनकी, और फिर हमने उनके फैमिली को रीच आउट किया। एंड यूजुअली दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ हाउ वी प्रैक्टिस मेडिसिन, बिकॉज इस तरह का टाइम डॉक्टर्स के पास नहीं होता, बट दैट इज़ हाउ आई प्रैक्टिस मेडिसिन, एंड दैट इज़ समथिंग जो कि जीरियाट्रिशियंस इस तरह से करते हैं कि वो हर चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं। तो हमने उनकी फैमिली को बताया कि आपके जो वालिद साहब हैं, ही इज़ स्ट्रगलिंग, उनको उनसे नहीं हो रहा, यहाँ जो केयर गिवर्स हैं उनका ख्याल नहीं रख रहे, तो वुड यू बी एबल टू कम बैक, या आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो सरप्राइजिंगली उनके बेटे जो थे वाज लिविंग अब्रॉड केम टू टेक केयर ऑफ द डैड। फिर हमने ओवर टाइम उनकी दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता पील ऑफ की। यू कांट एकदम से आपको कुछ गलत दवाइयाँ सब नहीं बंद कर सकते, आपको टेपर ऑफ करनी पड़ती हैं। वो बीइंग बेड बाउंड एंड व्हील चेयर बाउंड होने से ही स्टार्टेड वॉकिंग अगैन। आहिस्ता माशाल्लाह, आहिस्ता वो चलना शुरू हुए। माशाल्लाह। उनको फिजियोथेरेपी करवाई। उनकी जो मूड था, जो कि सब कहते थे कि इनका मूड तो बहुत ख़राब रहता है, कभी वो किसी नौकर को डांट देते हैं, कभी वो किसी को मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से दवाई दी गई थी। तो वो दवाई ख़त्म, हमने वो दवाई भी ख़त्म कर दी, और उनकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनका मूड बेहतर हो गया, उनकी लाइफस्टाइल कितनी चेंज हो गई। एंड आई थिंक कि ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट लाइक बहुत कुछ हमने बड़ा कर दिया, कोई सर्जरी तो नहीं की, या इट वाज़न्ट सच अ बिग थिंग, बट इट वाज स्मॉल थिंग्स दैट मेड अ डिफरेंस। तो लेकिन दैट चेंज केस, बहुत बड़ा था। जी चेंज बिल्कुल। शायद सर्जरी से भी बड़ा था। बिल्कुल। मतलब पेनलेस, और कितना मज़े का चेंज कि वो जो चाह रहे थे। हमारी ना बहुत छोटी-छोटी सी ख्वाहिशात हैं। अब हम हमारी इस एज में भी इवन बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लाइफ से चाह रहे होते हैं, यार ऐसा हो जाए ना तो अच्छा हो जाए। तो जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तो बस एक ही, मुझे तो लगता है कि उनकी बस आ जाके एक ख्वाहिश होती है, हमारे बच्चे हमें नज़र आते रहें, हमारी फैमिली बस नज़र आती रहे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता उनको कोई शॉपिंग का क्रेज़ नहीं है, उनको ऐसे क्रेज़ नहीं होते हमने यहाँ जाना है। अब हमारी तो ख्वाहिशात है हम वर्ल्ड टूर कर लें, हम नॉर्दर्न चले जाएँ, हम शॉपिंग कर लें, लेकिन हमारे पेरेंट्स की, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की क्या ख्वाहिशें हैं? उनकी ये ख्वाहिश है हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, उनको हँसता देखते रहें, उनके बच्चों को प्यार कर सकें, इससे ज़्यादा उनकी ख्वाहिशें नहीं हैं। तो ये जो काम आपने किया ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है कि आपने, आई डोंट नो उनकी कितनी लाइफ होगी आगे, लेकिन वो जो लाइफ थी वो बड़ी मीनिंगफुल हो गई, बड़ी फ्रूटफुल हो गई। तो मैं तो आपसे और भी वाक़यात सुनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमें 1 से 2 ऐसे और वाक़यात सुनाएँ कि हमारी ऑडियंस के लिए वो मोटिवेशन हो कि लाइफ में सब मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मिलते। पेरेंट्स की हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए उनकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आई एग्री विद यू। मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में आता जा रहा है, और इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड राइट नाउ, क्योंकि हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनकी केयर की ज़रूरत है, और हमने कोई स्ट्रक्चर्स इस तरह के नहीं बनाए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। इट्स नॉट लाइक कि वेस्ट में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लाइक देयर थिंग्स जो कि वो एक्सेप्शनली अच्छा करते हैं। पाकिस्तान में नर्सिंग होम्स वगैरह या ओल्ड एज होम को बड़ा स्टिग्मेटाइज किया जाता है। बट माई क्वेश्चन इज़ कि टेल मी कि अगर कोई एक अकेली औरत है जिनका स्पाउस हैज़ डाइड, वेयर विल शी गो, और बच्चे नहीं हैं, वो अपना ख्याल नहीं रख सकती, तो अगर हमने ओल्ड एज होम नहीं भेजना, तो व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव, उनका कौन ख्याल रखेगा? तो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। वी नीड टू थिंक अबाउट कि हमारे किन चीज़ों की नीड है और उनको एड्रेस किया जाए। सिर्फ स्टिग्मा के ऊपर हमें यहाँ पे बात ख़त्म नहीं करनी चाहिए कि वो तो अपने बूढ़ों को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, पर बूढ़ों जो यहाँ पे भी बूढ़े हैं उनका भी तो ख्याल रखने का एक सिस्टम होना चाहिए। एंड दैट इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू वर्क ऑन, एंड दैट्स समथिंग आई वॉन्ट टू बिल्ड, एंड दैट्स समथिंग जो कि मैं एवरी डे में किसी एक उसी स्टेप में मैं एवरी डिसीजन दैट आई मेक मैं इस सेंस से करती हूँ कि हाउ कैन वी मेक द जेरियाट्रिक्स a field that is blooming in Pakistan, because we need to do that. इंशाल्लाह।
बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है और अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग। you. बहुत कुछ सीखा हमने अपने पेरेंट्स के हवाले से। इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे ताकि हमारी ऑडियंस और भी ज़्यादा सीखे। थैंक यू सो मच। Thank you, Ikra. It was lovely to talk to you. You're such सेम a हियर। great host. आई होप कि इस एपिसोड ने काफ़ी आपको हेल्प आउट किया होगा कि हमारे पेरेंट्स को खुश रखना उनके लिए कितना हेल्दी हो सकता है, उनके पास रहना उनकी लाइफ क्वालिटी को कितना बेहतर बना सकता है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।